नमस्कार। अभी तक मैंने कई अलग-अलग विषयों पर आपके सामने वीडियोज़ रखे हैं और जब मैंने शुरुआत की थी इस चैनल की तो सबसे पहले मैंने ग्रहों के बारे में, राशियों के बारे में, उसके बाद कुंडली के अलग-अलग भावों के बारे में चर्चा की थी। तो उसी में से एक भाव आज मैंने चूज़ किया है, वो है हमारा 12वाँ भाव, 12th हाउस ऑफ आवर कुंडली। इसका उपयोग जो होता है वो किस लिए होता है और क्या इसका महत्व है, इस पर ही थोड़ा-सा प्रकाश डालने की मैंने कोशिश की है। तो देखिए हम सभी जानते हैं कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं। कुंडली में भी जो 12 हाउसेस है उन हाउसेस को इन्हीं चारों में डिवाइड किया गया है। जैसे कि पहला, पाँचवाँ, नौवाँ धर्म कहलाता है, 2, 6, 10 जो भाव है वो अर्थ के अंदर आते हैं, 3, 7, 11 काम भाव कहलाते हैं और 4, 8, 12 जो होता है वो कहलाता है मोक्ष भाव। तो उसमें से जो 12th हाउस है, 12वाँ भाव, ये मोक्ष त्रिकोण का अंतिम हाउस माना गया है। अब मज़े की बात ये है कि जो लग्न है उसके दोनों ओर, यदि आप दाईं और बाईं ओर देख रहे हैं तो एक तरफ आपका अर्थ त्रिकोण का पहला हाउस आता है और दूसरी तरफ आता है मोक्ष त्रिकोण का अंतिम हाउस। ठीक है, तो अभी इसको समझने से पहले हमें इस बात को देखना पड़ेगा कि ये जो 12th हाउस है ये किन किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। तो हम यदि मटेरियलिस्टिक लाइफ की तरफ जाए तो 12th हाउस से हमें विदेश यात्राओं के बारे में पता चलता है। इसके अलावा हमारी नींद, सपने ये भी 12th हाउस से देखे जाते हैं। कर्ज़े, खर्चे, हमारे जीवन में आने वाले कर्ज़ों से ज़्यादा हम खर्चों की बात करें तो वो जो भी है वो भी 12th हाउस से देखा जाता है। हमारा जो सबकॉन्शियस है, हमारे मन में बैठे हुए जो डर है, किसी प्रकार का जो एडिक्शन है ये भी इससे देखते हैं। हॉस्पिटलाइजेशन हुआ, आइसोलेशन हुआ, ये भी इससे देखा जाता है। और इसके अलावा जो महत्वपूर्ण चीज़ है जो 12th हाउस से देखी जाती है वो कहलाता है मोक्ष, अध्यात्म, वैराग्य। ठीक है, क्योंकि आइसोलेशन ही जो उसका यदि हम आखिरी रूप देखते हैं आइसोलेशन का तो वो कहीं ना कहीं वैराग्य की तरफ ही हमें लेके जाता है। तो ये तो हो गया, मैंने 12th हाउस के बारे में आपको बताया कि 12th हाउस से हम किन किन चीज़ों को देखते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या 12th हाउस में कोई ग्रह है या 12th हाउस में कोई ग्रह नहीं है, इनसे मोक्ष प्राप्ति में व्यक्ति का रुझान किस प्रकार होगा, या आप यूँ कह लीजिए कि व्यक्ति का इंटरेस्ट होगा या नहीं मोक्ष प्राप्ति की तरफ, वैराग्य की तरफ, अध्यात्म की तरफ। तो ये हम इससे देख सकते हैं। तो सबसे पहले हमें देखते हैं ग्रहों के बारे में कि 12th हाउस में कौन कौन से ग्रह होते हैं जो इस बात को दिखाते हैं कि व्यक्ति का रुझान मोक्ष प्राप्ति के लिए होगा या नहीं होगा। लग्न इसमें अभी हम कोई भी ले सकते हैं। अभी मैंने राशियों की बात नहीं की है, सिर्फ ग्रहों की बात की है। तो निश्चित रूप से 12th हाउस में कोई ना कोई राशि तो होगी ही, लेकिन हम सिर्फ अभी ग्रहों पे फोकस करें। अब सबसे पहले बात करें हम ग्रहों के राजा सूर्य की। यदि सूर्य किसी की कुंडली में 12th हाउस में बैठा है तो किस प्रकार के परिणाम देता है। तो देखिए अलग अलग क्लासिकल बुक्स में अलग अलग तरीके के परिणामों की बात की गई है। हम यहाँ जो परिणाम ले रहे हैं एक जनरल प्रेडिक्शन के तौर पे ले रहे हैं, क्योंकि अभी हम यहाँ पे राशि के गुणधर्मों को इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं। जब राशि अभी 12th हाउस में हम रख लेंगे और फिर ग्रहों के रिजल्ट्स देंगे तो रिजल्ट्स कुछ अलग आएंगे। इसके अलावा ग्रह किस नक्षत्र में बैठा है उस हिसाब से भी रिजल्ट्स अलग आएंगे। तो अभी हम मोटा मोटी तौर पे समझ ले कि ग्रह जो बैठे हैं 12th हाउस में वो क्या रिजल्ट देंगे। तो पहले हम बात करते हैं सूर्य की। सूर्य जो 12th हाउस में बैठा है तो निश्चित रूप से व्यक्ति के अहंकार में कमी आएगी। व्यक्ति के पिता का संबंध विदेश से हो सकता है, विदेश में मान सम्मान का योग मिल सकता है। चंद्रमा यदि बैठा है 12th हाउस में तो कहीं ना कहीं नींद की समस्या होना, अकेलापन महसूस होना, व्यक्ति को अकेले रहने का मन करना, इस प्रकार की चीज़ें आप देख सकते हैं। मंगल यदि आ रहा है 12th हाउस में तो हॉस्पिटल्स पे खर्चा होना, ऑपरेशन के योग भी दिखाता है। बुध यदि वहाँ बैठा है तो बुध व्यापार का कारक है, तो विदेश व्यापार को आप इसके साथ कनेक्ट करके देख सकते हैं। रिसर्च, लिखने की क्षमता जो है ये भी बुध दिखाता है। तो कहीं ना कहीं राइटिंग स्किल का संबंध कहाँ पर होना, राइटिंग स्किल का संबंध विदेशों से होना, ये सब चीज़ें भी दिखाता है। डॉक्यूमेंटेशन इन हॉस्पिटल्स, इस तरीके की चीज़ें भी आप देख सकते हैं। अब बचा गुरु, तो गुरु जो है ये अध्यात्म का कारक ग्रह माना गया, ज्ञान का कारक ग्रह माना है। तो गुरु ग्रह यदि वहाँ पर बैठा है 12th हाउस में तो व्यक्ति का रुझान एनजीओ से जुड़ा हुआ रहेगा, किसी न किसी आश्रम में दान धर्म करना, इस प्रकार की वृत्ति आप उसमें देख सकते हैं। शुक्र वहाँ पे बैठा है तो व्यक्ति अपना जो खर्चा करेगा वो भोग विलास पे करेगा। शैया सुख को भी शुक्र यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है।
इसके अलावा शनि यदि बैठा है तो शनि जैसे कि हम सभी जानते हैं कि कठोर है ग्रह है, उसकी वृत्ति जो है वो इस बात को शो करती है कि व्यक्ति को मेहनत ज़्यादा करनी है। डिलेट को भी शनि से देखा जाता है। तो शनि का 12th हाउस में बैठना यह बताता है कि व्यक्ति को काफ़ी लंबे समय तक आइसोलेशन में रहना पड़ सकता है। राहु जो है ये कहीं न कहीं भ्रम की स्थिति को लेके आता है, विदेशों के प्रति अट्रैक्शन होना, ये राहु का काम होता है। किसी तरीके का एडिक्शन होना, ये भी राहु यहाँ पे देता है। केतु जो है ये मोक्ष का कारक ग्रह माना गया है, वैराग्य आध्यात्म से जुड़ा हुआ ग्रह माना गया है। तो यहाँ पे यदि केतु बैठा है तो व्यक्ति को गहरा वैराग्य दे सकता है, मटेरियलिस्टिक चीज़ों से एकदम से हटाने का काम जो होता है वहाँ पे केतु करता है। अब ये जो मैंने ग्रहों के बारे में आपको शॉर्ट में बताया, तो मैंने जो ग्रह विचार के वीडियो बनाए वहाँ जाके आप इनको रिवाइज कर सकते हैं कि हर ग्रह के क्या कारकत्व है, तो आपको समझने में और भी आसानी होगी। अब हम आगे देखेंगे कि ये जो ग्रह बैठे हैं इसमें से कौन से ग्रह ऐसे हैं जो मोक्ष प्राप्ति के लिए उत्तरदायी माने गए हैं, कौन से ग्रह ऐसे हैं जिनके वहाँ बैठने से मोक्ष प्राप्ति में कहीं ना कहीं अड़चने आती है। अब यहाँ पे मोक्ष प्राप्ति का मतलब ऐसा नहीं है कि साधु महात्मा बन के आप सब कुछ छोड़ के हिमालय पे जाकर बैठ गए, तपस्या करने बैठे गए, इस तरीके का मेरा मीनिंग यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। मैं यहाँ ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि ये जो ग्रह बैठते हैं 12th हाउस में वो किस तरीके के रिजल्ट्स देते हैं व्यक्ति को आत्मचिंतन के लिए, व्यक्ति को एक प्रकार से सबके बीच में रहते हुए खुद के बारे में पता लगाने की जो इच्छा होती है, खुद के बारे में पता लगाना जिसको बोलते हैं कि मैं कौन हूँ, जो एक वृत्ति रहती है, ये अपने ही अंदर अपने आप को ढूंढने वाली जो अंतः यात्रा जिसको कहते हैं, उसके ऊपर हमने यहाँ पे फोकस किया हुआ है। तो आइए आगे देखें। अब 12th हाउस में गुरु, शनि और केतु ये 3 ग्रह यदि बैठे हुए हैं तो व्यक्ति का रुझान आध्यात्म की तरफ स्वाभाविक रूप से ज़्यादा होगा। उसका कारण है उन ग्रहों के कारकत्व, क्योंकि गुरु ज्ञान का प्रतीक है, केतु जो होता है वो आध्यात्म के साथ जुड़ा हुआ है, और शनि भी कहीं ना कहीं साधना, तप, इन सब के साथ जुड़ा हुआ ग्रह माना गया है। अब ये देखना है इसमें से कि जो केतु है वो सबसे मुख्य ग्रह होता है, मोक्ष प्राप्ति के लिए उत्तरदायी ग्रह माना गया है। केतु की दशा में यह फल और भी हमें ज़्यादा मिलते हैं। तो केतु को यदि हम लेकर इस वीडियो पे फोकस करते हैं तो केतु किन किन राशियों में 12th हाउस में रह के किस प्रकार के परिणाम देगा उसे हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम केतु को समझ ले तो केतु का मूल स्वभाव क्या है। तो केतु एक छाया ग्रह है। नॉर्थ और साउथ नोड जो है वो राहु और केतु माने गए हैं। ये मैंने पहले भी आपको राहु केतु वाले जो वीडियो बनाए थे उसमें बताया था। राहु और केतु ये जो दोनों ग्रह होते हैं ये अपने साइन लॉर्ड के हिसाब से रिजल्ट्स देते हैं, जिनके साथ बैठे हैं उनके हिसाब से रिजल्ट्स देते हैं। राहु के बारे में भी मैं पहले बता चुकी हूँ कि राहु इज़ अ गुड एब्जॉर्बर, जिसके साथ बैठा है उसके गुणधर्मों को अपने अंदर ले लेता है। लेकिन केतु का उल्टा काम है, केतु काटने का काम करता है, केतु अलग करने का काम करता है। केतु का संबंध कहीं ना कहीं हमारे पास्ट लाइफ जो हमारे संस्कार है हमारी आत्मा पे हुए हैं उनके साथ होता है। केतु जो है वो ईगो को पूर्ण रूप से नष्ट करता है। तो केतु किसी चीज़ को देने का काम नहीं करता, केतु छुड़वाने का काम करता है। तो आप समझ गए होंगे कि 12th हाउस में केतु यदि बैठा हुआ है तो वह कहीं ना कहीं हमें इस दुनिया के चक्र से हट के सोचने की ओर प्रवृत्त करता है। अब केतु किन किन राशियों में अच्छे फल देगा और किन राशियों में उसे फल देने में कठिनाई होगी वह हम देख रहे हैं। इसे समझने से पहले हम थोड़ा एक राशियों पर रिवीजन कर लेते हैं कि राशि विचार में मैंने बताया था कि राशियों के अपने भी गुणधर्म होते हैं कि किस प्रकार से अग्नि तत्व की राशियाँ पृथ्वी तत्व से अलग होती है, जल तत्व की राशियाँ वायु तत्व से अलग होती है, किन राशियों में ग्रह किस तरीके के परिणाम देते हैं। तो ये सब देखने के लिए आपको मेरा राशि विचार वाला वीडियो एक बार और रिवाइज करने की ज़रूरत है, तो उसे आप देख लीजिए। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो आपकी कुंडली में केतु कहाँ बैठा हुआ है, क्या वो 12th हाउस में बैठा हुआ है, जल तत्व की राशि में है या किसी अन्य राशि में बैठा हुआ है, ये आप पता लगाइए।
और देखिए क्या जो कंसेप्ट हम समझ रहे हैं उसका परिणाम हमें अपने जीवन में मिल रहा है क्या, केतु की दशा अंतर्दशा चल रही है। तो ये सब चीज़ें आप अपनी कुंडली पे लगा कर समझ सकते हैं। इसके अलावा यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे आप सब्सक्राइब करना मत भूलिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। यदि आप अपनी कुंडली में किसी समस्या से परेशान हो रहे हैं, आपको उसका समाधान नहीं मिल पा रहा है, जब आप चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए इस व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे संपर्क कीजिए। अभी तक मैंने लगभग 150 कुंडलियों का अध्ययन किया है और जो भी मुझे फीडबैक मिला है लोगों से वो काफ़ी समाधान कारक है और इसी से मुझे संतुष्टि भी मिल रही है। तो आप भी अपनी परेशानी मुझे भेज सकते हैं व्हाट्सएप पे मैसेज डालकर। जितना जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी मैं कोशिश करती हूँ कि क्लाइंट को उनके रिजल्ट्स दे सकूँ और इसके लिए एक न्यूनतम शुल्क आपके द्वारा लिया जाएगा। तो आइए अब आगे देखते हैं। अलगाव का कारक ग्रह केतु जल तत्व की राशियों में अच्छे परिणाम देगा। इसका कारण क्या है, तो हम सबसे पहले बात करते हैं कर्क राशि की। तो कर्क राशि का यदि हम स्वामी देख रहे हैं तो वो बनता है चंद्रमा। कर्क राशि क्या दिखाती है, तो कर्क राशि जो होती है एक प्रकार से नर्चरिंग की राशि मानी गई है। भावनात्मक भावनात्मक जिसको हम कहना चाहिए वैराग्य, वो इस राशि में यदि केतु स्थित है तो दिखाई देगा। माँ से दूरी जो होगा, एक प्रकार से जो माँ से जो एक प्रकार का अलगाव वाली जो चीज़ है, माता के लिए जो एक जो जितना भावनात्मक लगाव होना चाहिए वह इस राशि के लोगों को केतु यदि कर्क राशि में स्थित है तो नहीं दिखाई देगा। इसके बाद हम देखेंगे तो भक्ति योग के लिए भी कर्क राशि में स्थित केतु अच्छा होता है। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की। तो वृश्चिक राशि भी जल तत्व की राशि है। अब मैंने जो राशि विचार में सभी राशियों के बारे में बताया है उसमें आप ये जाके समझ सकते हैं कि कर्क, वृश्चिक और मीन जो तीनों जल तत्व की राशि, इसमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। तो उसके लिए आपको राशि विचार के वीडियो को एक बार और रिवाइज करने की ज़रूरत है। तो उसका लिंक मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। तो वृश्चिक राशि में यदि केतु है तो व्यक्ति गहरा तप करके उसके बाद तांत्रिक मांत्रिक साधना की तरफ उसका रुझान ज़्यादा बढ़ेगा, रहस्य विद्या की तरफ उसका रुझान ज़्यादा बढ़ेगा। और ये जो केतु होता है यहाँ पे व्यक्ति के अहंकार का पूर्ण नाश करता है यदि वो वृश्चिक राशि में स्थित है। मतलब पहले व्यक्ति स्टडी करेगा, सीक्रेसी जानने की कोशिश करेगा कि ये आखिर है क्या, और उसके बाद फिर उसका आध्यात्मिक उछाल होता है। फिर बात होती है मीन राशि की। तो मीन राशि में जब केतु है, क्योंकि मीन का स्वामी बनता है गुरु, तो यहाँ पे वैराग्य प्राप्ति के लिए केतु को बड़ी इजीली कहना चाहिए कि एक अच्छा एटमॉस्फेयर उसको मिल रहा है। क्योंकि राशिया क्या है, तो राशिया वहाँ का वातावरण है उस हाउस का। तो मीन राशि भी वहाँ पे स्थित है तो व्यक्ति का मन वैराग्य की तरफ इजीली चला जाएगा। भक्ति योग है, ध्यान है, साधना है, इनकी तरफ मन का रुझान जो होगा वो ज़्यादा होगा। एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि मीन राशि में यदि किसी का केतु स्थित है तो एक संत महात्माओं वाली जो वृत्ति है वह व्यक्ति में देखने को मिलेगी। टॉप मोक्ष कॉम्बिनेशन जिसको आप कहेंगे मोक्ष का, वो मीन राशि में माना जाता है। तो जल तत्व की राशियों में केतु जो है वो काफ़ी कंफर्टेबल होता है। इसके बाद हम बात करते यदि हम कन्या राशि की बात करें तो कन्या राशि जो है हम सभी जानते हैं कि ये जो राशि होती है यह अर्थ प्रधान राशि मानी जाती है। तो इस राशि में केतु यदि स्थित है तो व्यक्ति को ज्ञान योग से मोक्ष की प्राप्ति होगी। मतलब वो पहले एनालिसिस करेगा, उसकी बहुत ज़्यादा पढ़ाई करेगा, रिसर्च करेगा, साधना करेगा, उसके बाद उसके मन में बात आने लगेगी कि सब कुछ अस्थायी है और वो वैराग्य की तरफ उसका रुझान बढ़ेगा। कुंभ राशि में यदि हम जाते हैं तो कुंभ राशि शनि की राशि है। तो इस राशि में भी केतु कंफर्टेबल महसूस करता है क्योंकि शनि उसका मित्र भी है। इस राशि में यदि केतु है और 12th हाउस में बैठा है तो निश्चित रूप से व्यक्ति को अकेला रहना बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। मानवतावादी उसकी सोच होगी, किसी एनजीओ के साथ जुड़ जाना, किसी आश्रम में दान धर्म करना, ये सब करके वो मोक्ष की तरफ जाएगा। यूनिवर्सल दृष्टि जिसको हम कहते हैं वो कुंभ राशि का केतु देता है। तुला राशि में यदि हम देते हैं तो तुला राशि जो होती है वो काम त्रिकोण में आती है। तो इसमें व्यक्ति को सभी संबंधों से एक प्रकार से विरक्ति दिखाई देगी। विवाह से, प्रेम आदि से में उसको एक खालीपन महसूस होगा कि इन संबंधों में कोई मतलब नहीं है, ये सब अस्थाई है, ये भावना व्यक्ति को मिलने लगेगी। तो रिश्तों के प्रति जो मोह रहता है वो उसको काटने का काम यहाँ पर केतु करता है। अब बात करते हैं हम कैप्रिकॉर्न के, मीन्स मकर राशि।
अब यदि मकर राशि की हम बात करते हैं तो मकर राशि भी कहाँ आती है, 2 6 10 मतलब फिर से आ गई, अर्थ प्रधान राशि हो गई। तो यहाँ पे यदि केतु स्थित है तो व्यक्ति पहले अपनी जिम्मेदारियों को पूरे करने की कोशिश करेगा, कर्तव्यों की पूर्ति करने की कोशिश करेगा। उसके बाद फिर सोचेगा कि अब मैं इस पथ पे आगे चलता हूँ। मतलब जो चीज़ मीन राशि में स्थित केतु से मिलती है वो बिल्कुल उल्टी स्थिति जो होती है मकर राशि में मिलती है। मकर राशि वाले लोगों के बारे में यदि आप जानना चाहो तो राशि विचार का वीडियो ज़रूर देखो। उसमें मैंने बताया है कि मकर राशि के लोग जो होते हैं बहुत प्रैक्टिकल होते हैं। तो यदि मकर राशि में केतु स्थित है और मान लीजिए वहाँ चंद्रमा भी स्थित है, वो भी 12th हाउस में स्थित है, तो व्यक्ति का मन जो होगा वो दो तरीके से चलेगा। उसका मन बार बार जिम्मेदारियों की तरफ भी जाएगा और बार बार उसको लगेगा कि जिम्मेदारियाँ मेरी ख़त्म हो तो मैं अपने लिए कुछ सोचूँ, थोड़ा सा जप तप कर लूँ, थोड़ा भक्ति योग कर लूँ, इस प्रकार का रिजल्ट देता है। फिर बात करते हैं यदि वृष राशि की, तो वृष राशि का स्वामी बनता है शुक्र, और शुक्र है तो निश्चित रूप से भोग विलास धन संपत्ति के साथ जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे स्थित यदि केतु स्थित है वृष राशि में 12th हाउस में, तो व्यक्ति को सारी सुख सुविधाएं मिलने के बाद भी एक खालीपन सा महसूस होता है। मतलब कहीं ना कहीं उसको ऐसा लगता है कि सब कुछ है लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं, इस तरीके की अनुभूति व्यक्ति को होगी। मेष राशि में यदि हम बात करते हैं तो मेष राशि का स्वामी बनता है मंगल, क्रोध, आवेग इन सब के साथ जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे टकराव होगा। टकराव किसके साथ? अपने अहंकार के साथ टकराव हो सकता है, आसपास के माहौल के साथ टकराव हो सकता है। वो देख रहा है कि ये भी एक पाथ है लाइफ में, भक्ति योग है, धर्म है, कर्म साधना, ये सब चीज़ें भी है, लेकिन मन जो है वो उस तरफ इतनी ईजीली नहीं जाएगा। तो आप ये देखेंगे कि जो अग्नि तत्व की राशियाँ आ रही है, जैसे मेष हुआ, सिंह हुआ और धनु हुआ, यहाँ पे केतु जो है वो इजीली आपको दुनियादारी से नहीं काटेगा। मतलब उसके लिए काफ़ी अपने आप से लड़ना पड़ेगा यदि आप आध्यात्मिक पथ पे आगे चलना चाहते हैं। तो सिंह राशि में तो निश्चित रूप से अहंकार के साथ सीधी सादी लड़ाई वाली बात होती है। अपमान हो गया, अपने पद से किसी ने निकाल दिया, आपका डिसरिस्पेक्ट कर दिया, आपकी पोस्ट चली गई, इस तरीके की यदि भावनाएं आ रही हो सिंह राशि में 12th हाउस में केतु स्थित है, तो व्यक्ति को बार बार इस बात का पता चलेगा कि जो ईगो मेरे पास था, जिसके बलबूते पे मैं खड़ा था या खड़ी थी, अब वो कुछ नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं है। तो जब अहंकार टूटेगा तब जाके केतु यहाँ पे एक्टिव होता है। तो सिंह राशि में केतु को फल देने में काफ़ी कठिनाई महसूस होती है। फिर धनु राशि के बाद भी वही है। फिर भी धनु राशि में सिंह राशि की अपेक्षा थोड़े से चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि गुरु उसका स्वामी बनता है। तो धर्म के प्रति कहीं ना कहीं रुझान उसका ज़्यादा होगा। यहाँ पे आध्यात्म और धर्म इन दोनों में मैं छोटा सा डिफरेंस बता दूँ तो धार्मिक होना एक अलग बात होती है और आध्यात्मिक होना एक अलग बात होती है। ज़रूरी नहीं है कि आध्यात्मिक होने वाला व्यक्ति पूजा जप तप या मालाएं जपता रहे, उसकी सोच अलग होती है। तो धनु राशि में यदि केतु स्थित है तो व्यक्ति धार्मिक ज़्यादा होता है, उपदेश देना, नियम करना, फिर व्रत करना, इन सब चीज़ों पे उसका विश्वास ज़्यादा होता है। तो कुल मिला के मैंने देखा कि अग्नि तत्व की राशियों में जो मेरे अभी तक स्टडी में आया है कि यदि केतु किसी का स्थित है तो मोक्ष प्राप्ति में व्यक्ति को जो होता है उतनी ज़्यादा सफलता प्राप्त नहीं होती। बाई चांस केतु की दशा उसके जीवन में आ जाती है तो थोड़ा बहुत वह विरक्ति की ओर उन्मुख हो सकता है, लेकिन कठिनाई महसूस होती है। और वहीं यदि जल तत्व की राशि में केतु स्थित है और केतु की दशा यदि दशा अंतरदशा दोनों की बात कर ले तो व्यक्ति इजीली मटेरियलिस्टिक लाइफ से खुद को हटा के आत्मचिंतन की तरफ प्रवृत्त हो सकता है। और जो बची है आपकी वायु तत्व की और दूसरी हो गई पृथ्वी तत्व की राशियाँ, तो पृथ्वी तत्व की राशियों में कहीं ना कहीं व्यक्ति का जो ओरिएंटेशन होगा थ्रू स्पिरिचुअलिटी वो प्रैक्टिकल होता है, वो प्रैक्टिकलिटी के साथ उस लाइन पे आगे की तरफ जाता है। और यदि वायु तत्व की राशि की बात की जाए तो वहाँ पे इच्छा होती है करने की, लेकिन उतना ज़्यादा रिजल्ट अच्छा नहीं मिल पाता क्योंकि मन में भटकाव बहुत ज़्यादा होता है। कभी लगता है कि इस रास्ते पे चलना चाहिए, कभी लगता नहीं नहीं दुनियादारी है, मौज मज़े करो, सब भोग भोग लो, इस तरीके की जो वृत्ति होती है वो भी इसके अंदर आती है। तो इस तरीके से हमने देखा कि अलग अलग राशियों में केतु किस प्रकार के परिणाम देता है। तो अभी तक हमने देखा कि 12th हाउस में बैठा हुआ केतु किस प्रकार के परिणाम देता है।
क्यों ऐसा लगने लगता है अचानक कि सब कुछ छोड़ दिया जाए। और कई बार ऐसा होता है कि पूरी ज़िंदगी निकल जाती है लेकिन मोह माया के बंधन से व्यक्ति मुक्त नहीं हो पाता। तो इसके लिए हमने देखा कि केतु किन राशियों में अच्छे फल देता है, किन राशियों में फल देते समय उसे काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है, ये सब चीज़ें हमने डिस्कस की। अब बात आती है नक्षत्रों की। तो क्यों केतु कुछ नक्षत्रों में अचानक फल देता है और कुछ नक्षत्रों में उसे फल देने में काफ़ी समय लग जाता है। कौन से ऐसे नक्षत्र है जल तत्व राशियों में जहाँ पे केतु का फल अच्छा मिलता है जब हम बात कर रहे हैं मोक्ष की, अध्यात्म की, वैराग्य की। तो ऐसा क्यों है? तो देखिए, कोई भी ग्रह जब फल देता है वो नक्षत्रों के फ्लेवर से ही देता है, क्योंकि नक्षत्र ही वाहक होते हैं ग्रहों को फल देने के लिए। अब हम बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले कर्क राशि की। राशि चक्र में चौथे नंबर पे आने वाली है कर्क राशि। नर्चरिंग से जुड़ी हुई राशि होती है, भावनाओं से जुड़ी हुई राशि मानी जाती है, क्योंकि इसका जो स्वामी है वो चंद्रमा बनता है। किन नक्षत्रों में यहाँ आती है? तो पुनर्वसु, पुष्य और अश्लेषा नक्षत्रों में कर्क राशि का विस्तार होता है। तो पहले बात करते हैं पुनर्वसु नक्षत्र में। पुनर्वसु नक्षत्र में 12th हाउस में केतु बैठा हुआ है, तो किस प्रकार के परिणाम देखा? तो पुनर्वसु का मतलब ही होता है कि फिर से लौटना, फिर से बसना, जिसे या फिर से एक नई शुरुआत करना। ये पुनर्वसु, पुनर् प्लस वसु मीन्स फिर से बसना, इसको पुनर्वसु कहा जाता है। तो यहाँ पे रहने वाला केतु क्या करेगा कि हमारे पुराने जो दुख है उनको धीरे धीरे खत्म करेगा, जो चीज़ें खो दिए हमने उन चीज़ों से डिटैचमेंट शुरू करेगा। इसके बाद फिर संभलने की धीरे धीरे एक पावर व्यक्ति को देगा। मतलब एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि भावनात्मक मोक्ष, इसकी ट्रेनिंग पुनर्वसु नक्षत्र में मिलती है, लेकिन धीरे धीरे होता है। अचानक मोक्ष प्राप्ति की तरफ, अचानक वैराग्य की तरफ व्यक्ति इस नक्षत्र में रहते हुए नहीं मुड़ेगा। एकांत में समय व्यतीत करना शुरू करेगा। अंदर से उसके एक इच्छा होने लगेगी कि अब ये जो बंधनों में मैं बंधा हुआ हूँ उससे मैं धीरे धीरे खुद को डिटैच करना शुरू करूँ। अब दूसरी बात आती है पुष्य नक्षत्र की। तो पुष्य नक्षत्र में भी जो केतु होता है यह भी कर्तव्यों को निर्वाह करते हुए मोक्ष प्राप्ति की ओर अग्रसर करता है। मीन्स परिवार से व्यक्ति जुड़ा हुआ है, अपने कर्तव्यों का वहन कर रहा है, लेकिन मन में कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है। सेवा से व्यक्ति को संतोष प्राप्त होता है, क्योंकि पुष्य नक्षत्र भी इसी से इससे जुड़ा होता है कि पोषण करना, ये पुष्य नक्षत्र का मुख्य स्वभाव है। फिर बात आती है हमारी अश्लेषा नक्षत्र की। तो अश्लेषा नक्षत्र में यदि केतु बैठा है तो यह वैराग्य की तरफ बड़ा संघर्षपूर्ण तरीके से लेके जाता है, क्योंकि अश्लेषा का जो स्वामी, अश्लेषा नक्षत्र का जो देवता बनते हैं वो बनते हैं नाग देवता। और नाग देवता जिस तरीके से जकड़ के रखते हैं चीज़ों को, उसी प्रकार से व्यक्ति अश्लेषा नक्षत्र में केतु रहने वाला जो व्यक्ति है उसका मोह माया का बंधन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। तो इस नक्षत्र में केतु सबसे पहले क्या करेगा कि जो भी बंधन है, मानसिक जकड़न जिसे हम कहते हैं, उससे धीरे धीरे रिलीज करने लगेगा। और जब धीरे धीरे रिलीज करेगा तो कई बार एक मन में उलझन भी क्रिएट हो सकती है कि क्या मैं इन रिश्तों को छोड़ दूँ, क्या इन रिश्तों में सच में कोई मतलब नहीं। इस प्रकार की भावना मन के अंदर, मतलब दुविधा वाली जो स्थिति होती है वो अश्लेषा नक्षत्र का केतु देता है। लेकिन गहरी साधना के थ्रू, मंत्र साधना के थ्रू, ध्यान के थ्रू यहाँ पे रहने वाला केतु व्यक्ति को संघर्षपूर्ण तरीके से एक मटेरियलिस्टिक लाइफ से स्पिरिचुअल लाइफ की तरफ खींचता है। लेकिन यहाँ पे जो मोक्ष प्राप्ति होती है वो काफ़ी धीरे होती है एज कम्पेयर टू पुनर्वसु और पुष्य नक्षत्र। अब हम दूसरी राशि लेते हैं जल तत्व की, वो है वृश्चिक राशि। राशि विचार में 8वें नंबर पे आने वाली राशि वृश्चिक राशि है। कुछ रहस्यमय राशि है, नियंत्रण को शो करती है। काल पुरुष की कुंडली में भी आप देखेंगे तो यह राशि 8वें हाउस पे पड़ती है, और 8वां हाउस भी मोक्ष त्रिकोण में से एक हाउस माना जाता है। ट्रांसफॉर्मेशन का भी हाउस यह माना जाता है। छिपा हुआ अहंकार भी वृश्चिक राशि के साथ जुड़ा हुआ देखा जा सकता है। शक्ति को यह शो करती है। तो वृश्चिक राशि में जब भी केतु स्थित होता है और 12th हाउस में स्थित है तो इन तीनों का कॉम्बिनेशन क्या दिखाएगा कि जो केतु है वह काटने का काम कर रहा है। तो किस बातों को काटेगा? अहंकार को काटेगा, व्यक्ति की जिस पे कंट्रोल रहता है, जिस पे नियंत्रण है, जिस पे वो अपना
शक्ति प्रदर्शन कर रहा है, उन चीज़ों से उसको अलगाव महसूस होने लगेगा और धीरे-धीरे व्यक्ति का अपना जो आइडेंटिटी होती है, जो कंट्रोल होता है वो डिसॉल्व होगा और यहीं से उसके मोक्ष की शुरुआत होगी। आप यूँ कह लीजिए कि उसे जीवन का एक नया रूप दिखाई देने लगेगा। तो अब बात करते हैं विशाखा नक्षत्र की। विशाखा नक्षत्र जो कि तुला राशि में भी आता है और उसका जो आखिरी चरण है वो वृश्चिक राशि में आता है, तो हम आखिरी चरण के ऊपर फोकस कर रहे हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो विशाखा नक्षत्र के जो देवता बनते हैं इंद्र और अग्नि माने गए हैं। इंद्र जो एम्बिशंस को शो करते हैं और अग्नि जो कि तपन को, इसके अलावा अग्नि जो होती है वो शुद्धि को भी शो करती है। शुद्धता जो होती है वो अग्नि के थ्रू ही देखी जाती है। तो यहाँ पे यदि केतु स्थित है विशाखा नक्षत्र में, तो व्यक्ति इस बात को कुछ समय बाद सोचने लगेगा कि मैं जिन चीज़ों के पीछे दौड़ रहा हूँ, जिन गोल्स को मैंने अपने जीवन में बनाए रखा है, टारगेट बनाए रखे हैं, उनके पीछे मैं क्यों दौड़ रहा हूँ, क्या मुझे इससे हासिल होगा। इस तरीके की वृत्ति आनी शुरू हो जाएगी और धीरे धीरे महत्वाकांक्षाएं जो होंगी वो कटना शुरू हो जाएंगी, कम होना शुरू हो जाएंगी। जीवन का अर्थ बदलने लगेगा और व्यक्ति धीरे धीरे मोक्ष प्राप्ति की तरफ अग्रसर हो जाएगा। कहीं ना कहीं उसका उद्देश्य बदलेगा। मोक्ष प्राप्ति का मतलब कहीं पर भी यह नहीं है कि व्यक्ति हिमालय पे जाके तपस्या करने बैठ जाए या भगवा वस्त्र धारण करके सारे सांसारिक लोगों से कट जाए। ये मोक्ष नहीं है। मोक्ष का मतलब है कि जीवन के उद्देश्य को एक नए सिरे से देखना, वह मोक्ष कहलाता है सही मायनों में देखा जाए तो। और दूसरा यदि हम बात करते हैं कि ये जो मैंने टॉपिक उठाया है कि 12th हाउस है, उसमें केतु है, केतु किस राशि में है, किन नक्षत्रों में, वहाँ पे किस तरीके के परिणाम दे रहा है, तो मैंने 12th हाउस का सिर्फ एक ही वहाँ पे फैक्टर उठाया है, वो उठाया आइसोलेशन, वैराग्य, मोक्ष। ठीक है, मतलब आध्यात्मिक उन्नति, ये मेरा इस टॉपिक का मुख्य उद्देश्य है। अब अगला नक्षत्र देखते हैं, वो है अनुराधा नक्षत्र। तो अनुराधा नक्षत्र में केतु किस तरीके के परिणाम देगा, उसके लिए हमें देखना होगा कि अनुराधा नक्षत्र के देवता कौन है। अनुराधा नक्षत्र के देवता बनते हैं मित्र। मित्र जो है ये सूर्य के जो 12 आदित्य माने गए हैं उसमें से एक आदित्य है। तो सूर्य का जो अनुशासनात्मक रूप है वो इस देवता के फॉर्म में आप देख सकते हैं। इसलिए अनुराधा नक्षत्र में 12th हाउस में यदि केतु बैठा है तो ये जो मोक्ष है, वैराग्य की प्राप्ति होगी, वो एक प्रकार से डिसिप्लिन वे में रहने से होगी। मतलब भक्ति मार्ग पे चलने से, किसी गुरु की कृपा मिल जाए, कोई गुरु मंत्र मिल जाए, इन सब से वह व्यक्ति धीरे धीरे रिश्तों से दूर होते हुए डिटैच्ड होना शुरू हो जाएगा और इस आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग पर अग्रसर होने लगेगा। मतलब कहीं ना कहीं उसे ऐसा लगने लगेगा कि ये संबंध तो मुझे रखने हैं लेकिन उनसे मुझे आसक्ति नहीं रखनी है, उनसे अटैचमेंट नहीं रखनी है, सिर्फ उन संबंधों को का निर्वाह करना है। इस प्रकार की वृत्ति जो है अनुराधा नक्षत्र में केतु स्थित है और 12th हाउस में है, तो नेचुरली हम 12th हाउस की बात कर रहे हैं, तो 12th हाउस में यदि यहाँ पे स्थित है तो इस प्रकार के परिणाम देता है। अगला नक्षत्र यदि हम लेंगे तो वो है पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र। मीन राशि में नक्षत्र आता है। तो इनके जो देवता बनते हैं वो है अजेकपाद, जो कि उग्र रूप है, भगवान शंकर का ही रूप आप इसे मान सकते हैं। तो यह नक्षत्र के जो देवता है वो ये कहते हैं कि पुराने बिलीफ सिस्टम को आप तोड़ दो, नए चीज़ को नई ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ ज़्यादा जोर इस नक्षत्र के द्वारा दिया जाता है। तो इसमें अचानक किसी चीज़ का लॉस होना, अचानक शौक बैठना, या अचानक कहते हैं ना कि मन में एक तरीके का प्रकाश उत्पन्न हो गया, एक जागृति का जो भाव होता है वो इस नक्षत्र में स्थित केतु 12th हाउस में रहने पर देता है। तो आइडेंटिटी एकदम से चेंज हो जाना, और आप इसको इस तरीके से कह सकते हैं, इसमें मोक्ष प्राप्ति का जो तरीका ये हो जाएगा कि एक झटका बैठेगा, पुराने बिलीफ टूट जाएंगे और एक वैराग्य की जागृति जो होगी वो मन में होने लगेगी। अगला नक्षत्र हम देखेंगे तो वो है उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र। उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र के जो देवता बनते हैं वो है अहिर्बुर्धन्य, जो कि एक सर्प है इनके देवता। तो इस देवता का जो स्वभाव है वो ये बताता है कि गहराई में, मन की गहराई में उतरते चले जाना। तो इसमें ऐसा होता है कि 12th हाउस में केतु यदि इस नक्षत्र में बैठा हुआ है तो व्यक्ति का जो ईगो होगा वो धीरे 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 गलना शुरू हो जाएगा। मतलब उसे समझ में आने लगेगा कि मैं कुछ नहीं हूँ। जो एक मैं की भावना होती है वो ख़त्म होनी शुरू हो जाएगी। मन में एक शांतता का निर्माण होने लगेगा। मौन व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा मौन रहने की कोशिश करेगा। तप है, साधना है,
है इसके थ्रू मोक्ष प्राप्ति को यह नक्षत्र दिखाता है। मतलब इस नक्षत्र में आप यूँ मान लीजिए कि अचानक जो वैराग्य वाली बात जो हमने पूर्वा भाद्रपदा में की थी वह इसमें नहीं होती। इसमें धीरे 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 व्यक्ति जो है आध्यात्मिक पथ पर अग्रसर होता है। अब इसके बाद जो हमारा अगला नक्षत्र आता है वो है रेवती, जो कि मीन राशि का आखिरी नक्षत्र होता है। तो रेवती नक्षत्र के जो देवता बनते हैं वो है पूषण, जो कि एक पथ प्रदर्शक देवता माने गए हैं। तो व्यक्ति के मन में करुणा का संचार होना, व्यक्ति सेवा भावना ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ना, दूसरों की सेवा करके दूसरों के लिए करुणामय मन रखते हुए व्यक्ति धीरे धीरे इस मार्ग की ओर अग्रसर होता है। क्योंकि ये जो देवता होते हैं वो एक प्रकार से आप यूँ मान लीजिए कि हाथ पकड़ के आपको उस आध्यात्मिक मार्ग पे लेके जाने का काम करते हैं। तो ऐसे इसमें अटैचमेंट अपने आप कम होने लगते हैं। और केतु यहाँ बताता है कि मोक्ष प्राप्ति के लिए सेवा भाव बहुत ज़रूरी है। तो इस तरीके से यदि हम इसमें देखेंगे, 3 जो नक्षत्र हमने रेवती में देखे, तो पूर्वा भाद्रपदा में जहाँ पे मोक्ष प्राप्ति अचानक मिलती है, उत्तरा भाद्रपदा में धीरे धीरे मिलती है, और जो रेवती नक्षत्र में जो मोक्ष प्राप्ति का मार्ग बताया गया वो काफ़ी सॉफ्ट और स्मूथ है। मतलब आराम से धीरे धीरे अटैचमेंट से डिटैच होते हुए भगवान की तरफ, भगवान के जप की तरफ, मंत्रों की तरफ व्यक्ति का मन लगने लगता है। तो अभी तक जो हमने जल तत्व राशियों में देखा, हर राशि में हमने अलग अलग नक्षत्रों को देखा, नक्षत्रों के देवताओं के बारे में देखा, और देखा कि केतु 12th हाउस में जल तत्व की राशि में किस नक्षत्र में किस प्रकार के परिणाम देता है। तो कुल मिला के इस वीडियो का जो मेरा मेन फोकस ये था कि 12th हाउस में रहने वाले जो प्लैनेट्स होते हैं वो मोक्ष प्राप्ति की तरफ लेके जाते हैं या नहीं। एक बात, कौन से प्लैनेट मोक्ष प्राप्ति की तरफ, वैराग्य की तरफ ले जाने में ज़्यादा सक्षम होते हैं। तो जिसमें मैंने आपको शुरू में बताया कि गुरु और शनि केतु, ये 3 प्लैनेट ऐसे माने गए हैं कि जो मोक्ष के कारक ग्रह माने गए हैं। अब सवाल ये उठता है कि वो कारक ग्रह है, लेकिन उनको मिलने वाला जो माहौल है, मीन्स जो राशि है वो किस तरीके की है। तो उस पर हमने देखा कि अग्नि तत्व, वायु तत्व, पृथ्वी तत्व और जल तत्व की जो राशियाँ होती है, तो जल तत्व की राशियों में केतु के बारे में हमने यहाँ पे पढ़ा, गुरु और शनि के बारे में हमने यहाँ पे नहीं किया है, क्योंकि उनको यदि मैं कवर करने जाऊँगी तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो अगले वीडियो में हम 12th हाउस में शनि या गुरु के रहने पे किस प्रकार के परिणाम मिलते हैं उस पर चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे हमने देखा कि केतु जो है जल तत्व राशियों में बहुत अच्छा ट्रेनिंग देता है मोक्ष की। आप यूँ कह लीजिए कि उसमें मोक्ष प्राप्ति करने में केतु को आसानी होती है। उसमें भी नक्षत्रों का फ्लेवर हमने लिया कि किस नक्षत्र में किस प्रकार के परिणाम देखेंगे, क्योंकि कुछ नक्षत्रों में केतु जहाँ झटके से इस रास्ते पे लेके जाता है, तो बाकी नक्षत्रों में उसे इस रास्ते पे व्यक्ति को लेके जाने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ा समय लगता है। अब सवाल ये उठता है कि केतु यहाँ पे तो 12th हाउस में बहुत सारे लोगों की कुंडलियों में बैठा होगा, हो सकता है जल तत्व की राशि में बैठा हो, प्रॉपर नक्षत्र में भी बैठा हुआ हो, लेकिन फिर भी ऐसा होता है कि व्यक्ति से यदि आप बात करें, किसी से पूछे, तो क्या उसका मन जब तप में लगता है, क्या उसका मन ध्यान में लगता है, तो हो सकता है वो मना करे। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है कि ये जो केतु है, इसके ऊपर पड़ने वाली ग्रहों की दृष्टियाँ ये भी महत्वपूर्ण होती है। इसके साथ यदि कोई प्लैनेट बैठा है तो उसके भी रिजल्ट्स केतु के साथ मर्ज हो जाएंगे, क्योंकि केतु जो है, राहु या केतु, ये दोनों ही छाया ग्रह है। तो साथ में बैठने वाले प्लैनेट्स के जो गुणधर्म हैं उसके साथ ये काम करते हैं। तो इस वीडियो में मैंने वो कंजंक्शन या एस्पेक्ट्स को भी नहीं इंक्लूड किया है, सोलो को केतु को मैंने यहाँ पे लिया है 12th हाउस में। तो इसके बाद एक चीज़ और भी आती है कि ये सारे जो परिणाम होते हैं ये तभी मिलते हैं जब केतु दशा या अंतरदशा में आ रहा हो, क्योंकि जब दशा अंतरदशा में केतु आएगा तो निश्चित रूप से उसका प्रभाव उस पर्टिकुलर पीरियड में, जो केतु की दशा और अंतरदशा का पीरियड होता है, उस पीरियड में ज़्यादा प्रभावी दिखाई देगा। तो अगले आने वाले वीडियो में मैं कोशिश करूँगी कि इसी वीडियो को एक्सटेंड करते हुए केतु के साथ कंजंक्शन और एस्पेक्ट के ऊपर भी हम काम करें कि क्या किसी और प्लैनेट के एस्पेक्ट से केतु से मिलने वाले रिजल्ट्स में कुछ फ़र्क पड़ता है क्या। और साथ में यह भी देखने की कोशिश करेंगे कि केतु के अलावा गुरु और शनि यदि 12th हाउस में बैठे हैं तो वो किस तरीके का रिजल्ट्स देते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको 12th हाउस, केतु और 12th हाउस से जो मोक्ष प्राप्ति का मैंने टॉपिक उठाया है, या वैराग्य का टॉपिक जो मैंने उठाया है, ये किस तरीके से देखना चाहिए उस पर आपको कंसेप्ट समझ में आ गए होंगे।